ड्यू प्रोसेस को पॉलिटिकल सिस्टम में जहां से हम लोगों ने कल छोड़ा था, वही इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिए। अब प्रोसीजर में क्या बदलाव आ गया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कैसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में चेंज हो गया है। तो आप अगले पॉइंट से लिखना, सो नाउ सो नाउ in Indian Constitution, so now in Indian Constitution, the concept of procedure established by law, the concept of procedure established by law changed into proactively, है ना, यहीं से फिर आगे चलेंगे, एक्टिविज्म में चलेंगे, चेंज इनटू प्रोएक्टिवली into the concept of substantive procedure established by law, substantive procedure established by law। इस प्रकार भारतीय संविधान में अब, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित तात्विक प्रक्रिया में बदल गई है, विधि द्वारा स्थापित तात्विक प्रक्रिया में बदल गई है। इट इज मोर देन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर established by law, more than the concept of procedure established by law, but less than the concept of due process, इस प्रकार यह संकल्पना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से अधिक तथा विधि की उचित प्रक्रिया से कम है, विधि की उचित प्रक्रिया से कम है। ठीक है, मैं आपको ये बातें समझा पाया इतनी, यहां तक आपको क्लियर है? कोई समस्या यहां तक तो नहीं है किसी को? नो सर। हाँ जी, बाकी बता दीजिए, बाकी लोग। चलिए, मेरे हिसाब से नहीं होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं, दोनों को देख लेते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है और विधि की उचित प्रक्रिया क्या है। एक कंपैरेटिव स्टडी देख लेंगे और इसके बाद हम लोग न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर आ जाएंगे। तो आप इसमें अगले पॉइंट में लिखना, देखो मैं इसमें ना आपको एक थ्योरी और कराना चाहूंगा आगे, आप मुझे याद दिला देना, मैं भूल जाता हूं, बाद में मुझे चीजें याद आती हैं कि यार ये मुझे कराना जरूरी था। और मैं आपको, देखो दो वर्ड हैं, एक है जुडिशियल एक्टिविज्म, मैं जुडिशियल एक्टिविज्म कराऊंगा तब आप इसको मुझे याद दिलाएंगे। तो जुडिशियल एक्टिविज्म कराऊंगा मैं, एक वर्ड है जुडिशियल एक्टिविज्म। एक नई कॉन्सेप्ट जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ अब हाल फिलहाल में चर्चा में रही है, बहुत अमेरिका में भी बहुत चर्चा में थी। जब ट्रंप महोदय वहां पर राष्ट्रपति थे उस समय बहुत बातें इस बारे में हुई। जुडिशियल रेस्ट्रेंट नाम से एक कॉन्सेप्ट है, इसे हिंदी में न्यायिक संयम कहते हैं। और हमारे यहाँ पे भी ये काफी चर्चा में थी जब दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस थे। जुडिशियल रेस्ट्रेंट कई बार जेएस केहर ने भी इसका प्रयोग किया, लेकिन ये सामान्य तौर पर जो प्रक्रिया
जुडिशियल रेस्ट्रेंट की बात थी, इसके बारे में अमेरिकन सोसाइटी में बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई, तो मैं आपको जुडिशियल रेस्ट्रेंट भी कराऊंगा इसमें, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रेस्ट्रेंट, इन दोनों चीजों को। फिलहाल आप प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस को एक बार देख लें। आप हेडिंग आप इसमें लिख लीजिए एक छोटा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ठीक है, इसमें लिखिए प्रोसीजर, अंग्रेजी में इसे लिख लीजिए, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, इसमें जरा लिखिए इसके आगे, विधि द्वारा स्थापित, ऐसा लिखो, विधि के शासन के अंतर्गत, विधि के शासन के अंतर्गत यह सुनिश्चित होता है कि, यह सुनिश्चित होता है कि विधि एक निश्चित प्रक्रिया के तहत बनाई गई हो, एक निश्चित प्रक्रिया के तहत बनाई गई हो। अंडर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, under the procedure established by law, it is mentioned that, it is in mention नहीं, inherit लिखे, क्योंकि वो अंदर ही होती है बात, मेंशन थोड़ी होती है। It is inherited that law has been formed, law has been formed by following a particular procedure, by following a particular procedure। ठीक है, अब ये माना जाता है इस प्रक्रिया में कि अगर मान लीजिए जो विधि है, रूल ऑफ लॉ में ये माना जाता है कि अगर विधि एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करते हुए बनाई गई है तो इसका मतलब वो उचित है, विधि सही है। ठीक है, तो इसी को लिखिए इसमें आगे, इट इज कंसीडर्ड दैट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, इट इज कंसीडर्ड दैट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, in the concept of rule of law, that if law has been formed, if law has been formed by following a particular procedure, by following a defined procedure, ऐसा लिखे, by following a defined procedure, then it is right, then it is right। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि, यह ऐसा लिखिए, विधि के शासन के अंतर्गत यह माना जाता है कि यदि विधि एक निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत, एक निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत बनाई गई है तब विधि उचित है, तब विधि उचित है। अर्थात इसके अंतर्गत, अर्थात इसके अंतर्गत विधि के पीछे छिपे हुए विचार को, विधि के पीछे छिपे हुए विचार को अथवा मंतव्य को नहीं देखा जाता, विधि के पीछे छिपे हुए विचार को अथवा मंतव्य को नहीं देखा जाता। So in procedure established by law, in procedure established by law,
द आइडिया और थॉट behind the law would not be interpreted केवल प्रक्रिया ही की ही व्याख्या की जाती है, केवल प्रक्रिया की ही व्याख्या की जाती है। एंड ओनली प्रोसीजर इज इंटरप्रिटेटेड, ठीक है। ये बात समझ में आई? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किसको नहीं आई बताओ? पढ़ के देखो दोबारा सब जो लिखा है, इतना का ही, और फिर बताओ, फिर समझाऊंगा इसे, तभी आऊंगा ड्यूब के ऊपर। घबराना मत, पूछ लेना बिल्कुल। सर प्रक्रिया का क्या मतलब है? प्रक्रिया का क्या मतलब है? निश्चित प्रक्रिया। निश्चित प्रक्रिया माने जो लिखित में डिफाइन कर दी गई हो कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे आप कोई विधि बनाएंगे, विधि बनाने का काम किसका है? सबसे पहले तो किसको दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में? विधायिका को दिया गया। तो विधि किसके द्वारा बनाई गई हो? सबसे पहले विधायिका के द्वारा बनाई गई हो। सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा कि जिसका कार्य क्षेत्र है उसी ने किया है या नहीं किया। फिर विधायिका ने के लिए विधि बनाने के लिए जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है संविधान में, उस प्रक्रिया का उचित पालन हुआ है या नहीं हुआ, मतलब उस प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं हुआ। उचित तो छोड़िए, बाद में आएगा भी उचित। पालन हुआ है या नहीं हुआ। अगर डिजाइन्ड प्राधिकारी ने वो विधि बनाई है, डेजिग्नेटेड प्राधिकारी ने वो विधि बनाई है और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए बनाई है, यानी वो प्रक्रिया जो संविधान में बताई गई है, तब फिर इसका मतलब ये है कि उस जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है उसका पालन हुआ, वो मान आ गई, और इसलिए जो विधि बनाई गई होगी वो ठीक होगी। ठीक है। ज्योति जी, आ गया? समझ में नहीं आया बताओ? जी सर हो गया क्लियर सर। देखो, जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं? और जब तक आपके डाउट्स क्लियर ना हो तो मेरा पढ़ाने का क्या फायदा? तो इसलिए आप ना सवाल पूछें तो फिर रिस्पॉन्स भी करें प्रॉपर, क्योंकि रिस्पॉन्स करना भी तो बहुत जरूरी होता है। ये तो प्राइमरी जिम्मेदारी है किसी भी सीखने वाले की कि वो उसको आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्स करे। वो नहीं आ रहा है तो बार बार पूछे, क्योंकि शायद जो मौका अब मिल रहा है आपको ये फिर ना मिले। कोई जरूरी थोड़ी है जिंदगी मौके देती रहेगी बार बार ऐसे करने के, सीखने के, ये सब करने के। तो हो सकता है मौके जो भी मिले उन्हें पूरा प्रॉपरली यूज करना चाहिए, क्योंकि कल का कुछ नहीं पता होता। हाँ करिश्मा जी। सर नमस्ते। सर मेरा जी। क्वेश्चन ये है, ये आपने लास्ट में लिखा है, सो इन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ द आइडिया और थॉट बिहाइंड द लॉ वुड नॉट बी इंटरप्रेटेड। हाँ एंड ओनली प्रोसीजर इज इंटरप्रेटेड, मतलब हाँ। ये कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में आइडिया को इंटरप्रेटेट नहीं किया जाता, वंदा, सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को ही इंटरप्रेटेट किया जा रहा है। बस। ओके सर। और वो प्रोसीजर लिखित में बताया गया होगा संविधानों में, जी इसीलिए वो जो प्रक्रिया है वो संविधान में जो जिस तरीके से बताई गई है, या लिखित कानून में या लिखित विधि में जिस तरीके से बताई गई है, उसका पालन हुआ या नहीं हुआ ये देख लेना चाहिए। तो दैट्स सर इट। इसका मतलब ये है, इससे अगला जो पहलू है वो होता है अमेरिका में फॉलो, दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू जब प्रोसेस। आइडिया को इंटरप्रिटेट किया जाता है लॉ के साथ। बिल्कुल। अब इसमें आगे लिखिए आप, अब इसमें आगे लिखिए अगला हेडिंग। अगला हेडिंग क्या, इसमें एक और चीज लिखिए। ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ हुआ। अब इसी में जो हमारी प्रक्रिया है वो एक कदम आगे चली गई। वो कहां आगे चली गई? अब जो प्रक्रिया बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि जो एक तो रूल ऑफ लॉ में ये बात छिपी हुई है कि जो लॉ बनाया गया हो वो एक प्रक्रिया के द्वारा बनाया गया हो, और
यही हमने अभी देखा कि अगर प्रक्रिया के द्वारा कानून या विधि बनी है तो इसका मतलब वो सही है विधि। लेकिन जूरिस्ट ने कई बार इस चीज को ऐसे भी इंटरप्रेटेट किया कि जो लॉ है, लॉ में किसी विधि में एक बात छिपी हुई होती है, या रूल ऑफ लॉ में एक बात इनहेरिट होती है, वंशानुगत होती है, उसके अंतर्गत, उसके अंदर में होती ही है, और वो ये है कि लॉ रेशनल होना चाहिए। इसका मतलब जो प्रोसीजर से, जिस प्रोसीजर से लॉ बनाया गया है, लॉ तभी रेशनल होगा जब वो प्रोसीजर भी रेशनल होगा। इसका मतलब रूल ऑफ लॉ में ये बात भी छिपी हुई है कि वो जो प्रोसीजर है वो भी रेशनल हो। जब प्रोसीजर रेशनल होगा, तब जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ होगा वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए रूल ऑफ लॉ में एक नई कॉन्सेप्ट ऐड हो गई, और वो ये हो गई कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ रेशनल प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉ हमेशा रेशनल होता है। तो और रेशनल प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को ही हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कहते हैं। इसलिए यही अब हमारे संविधान में या हमारी प्रक्रिया में है, न्यायिक प्रक्रिया में ये चीज शामिल है। तो आप इसमें नोट करके लिख लीजिए, नोट में डालिए यहां पे। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, in the concept of rule of law, it is inherited that law must be rational. It is inherited that law must be rational. Law must be rational. विधि की विधि के शासन में, विधि के शासन में यह निहित है कि विधि तर्कपूर्ण होनी चाहिए। विधि तर्कपूर्ण होनी चाहिए। बट द लॉ वुड ओनली बी रेशनल, but the law would only be rational when it has been formed rationally. When it has been formed rationally. परंतु विधि तभी तर्कपूर्ण होगी, जब यह तर्कपूर्ण तरीके से बनाई गई हो। जब यह तर्कपूर्ण तरीके से बनाई गई हो। ठीक है। अब वो तरीका क्या है? वो तरीका है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ भी रेशनल होना चाहिए। तो लिखेंगे सो द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मस्ट बी रेशनल टू। सो द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मस्ट बी रेशनल टू। इस प्रकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी तर्कपूर्ण होनी चाहिए। सो rational procedure established by law, so rational procedure established by law is known as substantive procedure established by law. Substantive procedure established by law. इस प्रकार विधि की सम्यक, या ऐसा लिखिए, विधि द्वारा स्थापित सम्यक प्रक्रिया। इस प्रकार विधि द्वारा स्थापित सम्यक प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित तात्विक प्रक्रिया भी होगी। विधि द्वारा स्थापित तात्विक प्रक्रिया भी होगी।
ठीक है। सम्यक का मतलब है यहां पर तर्कपूर्ण, राइट। सम्यक कर्म, वो सम्यक वर्ड वहां से ले लिया मैंने बुद्धिज्म से, है ना। तो राइट, क्या राइट हो। अब ये जहां पर राइट आता है वहां बुद्धि आ जाती है, और राइट वो है जो तर्कपूर्ण है। लॉ में यही, व्हाट इज राइट दैट इज रेशनल। जो सही है वो तर्कपूर्ण भी होगा। सर क्या मैं, जी, बस मैं क्या बताया। सम्यक माने, सम्यक को हिंदी में कहते हैं राइट, ठीक है। तो राइट माने सही, अंग्रेजी में राइट कहते हैं, हिंदी में उसे सही कह देंगे। तो सही क्या होगा, सही वही होगा जो तर्कपूर्ण हो। विधि यही कहती है। एक कोट है, व्हाट इज राइट दैट इज लॉ। जो सही है वही विधि है, गलत कभी विधि नहीं हो सकता, है ना। तो ये एक कोट है, इसका आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ये किसका कोट है? वैसे तो मेरा ही है, पता था मुझे। लेकिन आप ऐसा मत लिखना, उसमें ऐसा लिख देना किसी Sir, some विद्वान renowned द्वारा, scientist has defined the law in this sense. हाँ किसी विद्वान द्वारा कहा गया वो है वक्तव्य, स्टेटमेंट, कोट, दैट इज, ये लिख दीजिए क्योंकि बिल्कुल सही है ये। दैट इज राइट, व्हाट इज राइट दैट इज लॉ, व्हाट इज राइट दैट इज लॉ, ठीक है ना। चलिए ये यहां पर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग न्यायिक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देख लेते हैं, यानी विधि की उचित प्रक्रिया क्या है ये देख लेते हैं। अगला इसमें लिखिए, विधि की उचित प्रक्रिया या विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। देखो हमारे यहां तो ड्यू प्रोसेस नहीं है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस है। और ड्यू प्रोसेस में एक चीज और ऐड हो जाती है इसमें कि केवल प्रक्रिया ही नहीं बल्कि विधि के पीछे छिपा हुआ विचार भी देखना होगा। और अगर वो विचार, आइडिया, थॉट, मंतव्य, जो भी आप उसे कहें, अगर वो उचित है, अगर वो राइट है, रेशनल है, तब फिर वो विधि ठीक है। अदरवाइज तो वो विधि को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो आप इसमें अगले पॉइंट में आप लिखेंगे, विधि की सम्यक प्रक्रिया में आप लिख लेंगे, पहला पॉइंट लिखें इसमें, विधि की सम्यक प्रक्रिया की अवधारणा, विधि की सम्यक प्रक्रिया की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। अमेरिकी संविधान से ली गई है या अमेरिकी संविधान में आती है, ऐसा लिख लीजिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ has been defined in the Constitution of America, in the American Constitution, in American Constitution। विधि की सम्यक प्रक्रिया के अंतर्गत, विधि की सम्यक प्रक्रिया के अंतर्गत न केवल विधि की उचित प्रक्रिया का होना आवश्यक है, न केवल विधि की उचित प्रक्रिया का होना आवश्यक है, बल्कि विधि के पीछे छुपे हुए विचार, विधि के पीछे छिपे हुए विचार अथवा मंतव्य का भी उचित होना आवश्यक है, अथवा मंतव्य का भी उचित होना आवश्यक है। इन द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ,
in the due process of law, not only the due procedure established by law, due word है वहां पर, not only the due procedure established by law must be prevailed, but also the thought or idea behind the law must be rational or due, DUE, or due. ठीक है, ये बात समझ में आई नहीं आई बताओ? जो प्रक्रिया है केवल वही ड्यू ना हो, उसी का ही पालन ना किया हो, उचित नहीं हो, वो केवल वही उचित ना हो, बल्कि उसके पीछे छिपा हुआ विचार भी उचित हो जिसके लिए वो बनाया गया है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई विधि बनाई गई किसी लक्षित समूह के लिए लाभ पहुंचाने के लिए, लेकिन वो विधि आर्बिट्रेरी है, मनमाने तरीके से बना ली गई। एक तो मनमाने तरीके से बना ली गई, ऊपर से वो लक्षित समूह को लाभ नहीं पहुंचाती। तब फिर ऐसी स्थिति में लॉ ड्यू प्रोसेस का फॉलो नहीं कर रहा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। अब उचित क्या है, ड्यू क्या है, ये कौन बताए? विधि की व्याख्या करने वाला। विधि उचित है या नहीं है, विधि बनाने में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं किया गया, ये कौन बताएगा? तो ये न्यायपालिका बताएगी। इसलिए जहां पर भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा, जिन संविधानों में भी या जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी, वहां पर न्यायपालिका का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका ना केवल विधि की प्रक्रिया को डिफाइन करेगी, बल्कि उसके पीछे छिपे हुए विचार को भी डिफाइन करेगी। अब वो उसके क्राइटेरिया के ऊपर है कि वो उसे कैसे डिफाइन करे। इसलिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में न्यायपालिका शक्तिशाली हो जाती है, न्यायिक प्रक्रिया शक्तिशाली हो जाती है। इसीलिए अगर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग या अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम की हम लोग बात करें, तो वहां न्यायपालिका सर्वोच्च शक्तिशाली है। इसीलिए कहीं कहीं पर, मतलब बहुत सारे ज्यूरिस्ट ने न्यायपालिका को सेकंड चैम्बर ऑफ लेजिस्लेशन भी कह दिया है, कि ये दूसरा विधायिका है, सेकंड चैम्बर ऑफ लेजिस्लेशन, यानी दूसरी वो जगह है जहां पर कानूनों का निर्माण होता है। इसी वजह से, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वजह से, क्योंकि न्यायपालिका वहां पर एक्टिवली डिफाइन करके कॉन्स्टिट्यूशन को, और या तो उनको नल एंड वॉइड कर सकती है विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को, या उनमें हस्तक्षेप कर सकती है। यहीं से जुडिशियल एक्टिविज्म की कॉन्सेप्ट आई बाद में, न्यायिक सक्रियता की भी संकल्पना यहीं से आई निकल के। और भारत में भी ये आरोप लगते रहे हैं जुडिशरी के ऊपर, जुडिशियल एक्टिविज्म को लेके, कि न्यायपालिका अपने कार्यक्षेत्र को से बाहर निकल के जब विधि की व्याख्या करती है, इसी को हम लोग न्यायिक सक्रियता के जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। तो कभी कभी यही आरोप लगता है भारत में भी न्यायपालिका के ऊपर, कि वो अपने कार्यक्षेत्र से, जो यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर की कॉन्सेप्ट है, उसके बाहर जाके काम कर रही है। इससे संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो रहा है, और इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आई निकल के, जुडिशियल रेस्ट्रेंट, कि न्यायपालिका को न्यायिक संयम बरतना चाहिए। विधायिका काम विधायिका करे, विधायिका का काम कार्यपालिका का काम कार्यपालिका करे, न्यायपालिका को उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। ये दोनों ही
जगहों पर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में भी और अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में भी जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रेस्ट्रेंट दोनों हाल फिलहाल की संकल्पनाएं हैं जो देखने को मिलती हैं। आई कहां से? अमेरिका से आई, भारत में भी अभी ये खूब चर्चा में है। तो इसी को हम लोग आगे लिखेंगे। हाँ इति बताओ। फिर आप जो बता रहे थे उससे रिलेटेड पूछना था, ये जो ऊपर है सब्सटैंटिव प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, हाँ तो सर जुडिशियल एक्टिविज्म और रिव्यू इसी का तो पार्ट होंगे ना, सब्सटैंटिव प्रोसीजर का? हाँ जुडिशियल एक्टिविज्म और रिव्यू इसी का पार्ट होंगे, बिल्कुल। भारत में चूंकि सब्सटैंटिव प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ आया, इसीलिए यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू को एक्टिवली, और जुडिशियल रिव्यू का ही एक टूल है, एक औजार है जुडिशियल एक्टिविज्म, कह सकते हैं एक भाग है जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल रिव्यू की पावर का। अंतर केवल इतना है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं भी जुडिशियल रिव्यू की बात नहीं है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू लिखित रूप में है। हमारे यहाँ चूंकि लिखित रूप में है, इसीलिए न्यायपालिका को अधिक शक्तियां मिल गई। अब वो उन शक्तियों का प्रयोग करके कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है, अगर वो न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे तो, जुडिशियल प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे तो, और ये कर भी रही है न्यायपालिका, है ना। तो सब्सटैंटिव से ही आई है वो, सब्सटैंटिव प्रोसीजर से ही आया है जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू की कॉन्सेप्ट। हालांकि जुडिशियल रिव्यू तो था ही, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म की कॉन्सेप्ट इससे भी आई है ना। चलिए तो ये हाँ जी सर, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये भी देखेगा कि जो विधि बनाई गई है उसने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया या नहीं किया, बिल्कुल। और सर ये जो मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का ही पार्ट है? ड्यू प्रोसेस का नहीं, हमारे यहाँ पर अमेरिका में तो ये ड्यू प्रोसेस का है, वहां तो हम लोग ड्यू प्रोसेस का कहेंगे, है ना। एक मामला है वहां पर, अमेरिका में मामला था एक आर्थर स्लेसिंगर जूनियर का। आर्थर स्लेसिंगर जूनियर वाले मामले से वहां पर एक्टिविज्म की कॉन्सेप्ट आई, और आर्थर स्लेसिंगर जूनियर के मामले से नहीं आई, उन्होंने, ये वो जुरिस्ट थे एक, उन्होंने इसका सबसे पहले प्रयोग किया, और अमेरिका में मेडिसन वाला मामला था मेडिसन का। मेडिसन मार्बरी। हाँ मेडिसन मार्बरी, 1803 वीन के आसपास कहीं पे। उस समय वो जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल रिव्यू की कॉन्सेप्ट अमेरिका में आई, हम लोगों में यहाँ पे लिखी गई थी, हम लोगों के तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, कई सारे आर्टिकल हैं जो मैं उन सबको लिखवाऊंगा आपको, जो जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात कर देते हैं प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन हमारे यहाँ समस्या ये थी कि जुडिशियल रिव्यू दे दिया गया था, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के अंतर्गत था, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू से न्यायपालिका को शक्ति दे दी, और न्यायपालिका को यह देखना था कि जो विधि बनाई गई अपनी रिव्यू के अंतर्गत, ये देखना था कि वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के अंतर्गत वो बनाई गई या नहीं बनाई गई। बनाई गई है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 1970s के आसपास जब ये PIL वगैरह की कॉन्सेप्ट, जब जुडिशरी ने अपने काम को ज्यादा लिबरली और ज्यादा एक्टिवली करना शुरू किया, जब न्याय की उसने परिभाषा को इलाबोरेट करके एक्सेप्ट करना शुरू किया, तब उसने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में सब्सटैंटिव प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जोड़ दिया। अब जुडिशियल रिव्यू का स्कोप भी बढ़ गया। जहां पहले जुडिशियल रिव्यू का स्कोप सीमित था, प्रोसीजर के अंतर्गत था, सब्सटैंटिव में वो और इंक्रीज हो गया, और जब सब्सटैंटिव में इंक्रीज हुआ तब जुडिशियल एक्टिविज्म को भी एक उसका हमें देखने को मिला रिजल्ट जुडिशियल एक्टिविज्म के रूप में, जहां न्यायपालिका, देखो न्याय की देवी के आंखों के आगे पट्टी बंधी हुई है। इसका मतलब ये है वहां पे कॉन्सेप्ट कि आप एक प्रक्रिया के अंतर्गत जब तक न्यायालय के सामने नहीं जाएंगे तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। आपके साथ अन्याय हो रहा है, न्यायपालिका का ये कर्तव्य नहीं है या ये पक्ष नहीं है कि वो आपके पास जाए, आपको न्यायपालिका के पास आना पड़ेगा। इसलिए वो पट्टी बंधी हुई है, वो देख नहीं पाती, अन्याय को वो देखेगी नहीं, आपको आके उसके पास दिखाना पड़ेगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ, तब फिर वो
न्याय करेगी, और फिर जब वो न्याय करेगी तो तराजू के साथ करेगी, यानी नीर शीर के साथ करेगी, दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी, बैलेंस में रखेगी सब चीजें, यानी साम्यता का सिद्धांत को वो लागू करेगी, इक्विटी की कॉन्सेप्ट को जो हम लोगों ने पढ़ी विधि में। परंतु ये हमारे यहां कॉन्सेप्ट थी। जुडिशियल एक्टिविज्म में न्यायपालिका इससे एक कदम आगे बढ़ गई, उसने अपने दायरे को बाहर किया एक कदम। उसने कहा जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है कि जिसके साथ अन्याय हो रहा हो वो इस परिस्थिति में ना हो कि न्यायपालिका के पास पहुंच पाए, इसलिए अधिक यदि किसी व्यक्ति किसी और माध्यम से वो व्यक्ति न्यायपालिका को अप्रोच करता है, अप्रोच तो करना पड़ेगा, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से भी कर सकता है, इनडायरेक्टली कर सकता है, और अगर इनडायरेक्टली उसने न्यायपालिका को अप्रोच किया तब भी न्यायपालिका उसमें संज्ञान ले सकती है, कॉग्निजेंस ले सकती है, न्याय की संकल्पना के अंतर्गत, पूर्ण न्याय की संकल्पना के अंतर्गत, कंप्लीट जस्टिस की कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। और इसी को जुडिशियल एक्टिविज्म कहा गया कि जब न्यायपालिका ने अपने दायरे के बाहर आके न्याय की संकल्पना को लागू करने के लिए प्रक्रिया में एक नई प्रक्रिया को शुरू किया, और उस नई प्रक्रिया के अंतर्गत विधायिका और कार्यपालिका के कामों में सक्रिय हस्तक्षेप करना शुरू किया, इसी को हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। शानदार एग्जांपल, कोयला ब्लॉक आवंटन को रद्द कर दिया न्यायपालिका ने, जबकि ये पूरी तरीके से कार्यपालिका के अंतर्गत काम था, पूरी तरीके से कार्यपालिका के क्षेत्र का काम था। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली गई, उन्होंने कहा देश के संसाधन है ये, लोगों के संसाधन है ये, इसलिए इनका उपयोग जो है वो उचित तरीके से होना चाहिए, और उचित तरीके से हुआ नहीं। न्यायपालिका ने उसे स्वीकार किया, एनालिसिस किया, और उसे लगा कि इसका सही है बिल्कुल, कोल ब्लॉक आवंटन में तर्कपूर्ण जो प्रक्रिया है या एक रेशनल जो प्रोसीजर है जिसे हम लोग सब्सटैंटिव कह रहे हैं, उसे लागू ही नहीं किया गया, उन्होंने रद्द कर दिया। दैट्स इट। ये सीधा सीधा सा कार्यपालिका के मामले में हस्तक्षेप था। क्यों? क्योंकि देश के संसाधन लोगों के लिए हैं, जनहित के लिए हैं। दूसरा एग्जांपल देता हूं, एनसीआर में डीजल वाहनों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये पूरा का पूरा कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप था न्यायपालिका का। और क्यों हस्तक्षेप था? क्योंकि राइट टू हेल्थ और राइट टू एनवायरमेंट फंडामेंटल राइट के रूप में देखा आर्टिकल 21 के अंतर्गत। जीवन जीने के अधिकार में स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार शामिल है, न्यायपालिका ने यह माना। और स्वस्थ जीवन जीने के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण भी आता है, स्वच्छ जल भी आता है। एनसीआर में बैन कर दिया उन्होंने डीजल वाहन, एक समय से ज्यादा पुराने। तो ये सब क्या है? ये सब कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप है न्यायपालिका का। लेकिन कहां पर? वहां पर जहां पर लोगों के हित की बात आती है, जनहित की बात आती है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की बात आ रही है, वहीं पर, है ना? तो इसी को एक्टिविज्म कहते हैं। ठीक है ना? मैं समझा पाया आप लोगों को एक्टिविज्म? यस सर। हाँ सिमरन बताइए क्या पूछना था? सर ये जो वर्ड है ड्यू प्रोसेस, एक बार इसका मीनिंग बता दीजिए। उचित प्रक्रिया या सम्यक प्रक्रिया। ठीक है, यही है। यस सर। अब और मुझे क्या कराना है? अच्छा, मैंने दोनों करा दिए, उचित प्रक्रिया और सम्यक प्रक्रिया दोनों हो गए। अब आप इसमें अगला पॉइंट आप इसमें लिखिए, अगले पॉइंट में मुझे जरा लास्ट पॉइंट बताइए क्या हो गया था, मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल गया समझाने में। सर लास्ट पॉइंट ये था कि बल्कि विधि के पीछे छिपे विचार तथा मंशा का होना आवश्यक है। विधि के पीछे छिपे विचार एवं मंशा का होना, उचित मंशा का होना आवश्यक है। उचित होगा वर्ड वहां पर,
जी सर, जी उचित सर। मंशा का होना आवश्यक है। इसी को विधि की उचित प्रक्रिया कहते हैं, इसी को हाँ विधि की सम्यक प्रक्रिया कहते हैं। इट इज नोन एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, अब आप इसमें अगले पॉइंट से लिखना। अगले पॉइंट से हम लोग इसमें देख लेते हैं नई कॉन्सेप्ट, और वो है अच्छा, इसमें ना वो इक्वालिटी बिफोर लॉ वाला जो अजय सिया वाला मामला था, इसी बात को उन्होंने 1974 में, हालांकि सबसे पहले ईपी रोयप्पा वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में, यही जो सेम बात है कि वो अजय सिया वाले मामले में रीजनेबलनेस होनी चाहिए लॉ की। तो आप इन दोनों को देख सकते हो, वैसे तो एक ही बहुत है, अजय सिया वाला अगर आपने लिख लिया है तो वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एकदम राइट है। अब आप इसमें अगला हेडिंग डालिए, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, देखो अमेरिका में इसका सबसे पहले ये कौन बात आई 1803 में, और मारबरी वर्सेस मेडिसन वाला वो मामला था जिसमें ये जुडिशियल रिव्यू को सामने रखा गया। उस समय वहां के जो न्यायाधीश थे जॉन मार्शल, उन्होंने इस चीज को सबसे पहले इसकी व्याख्या की थी। ये वहां के मुख्य न्यायाधीश थे उस समय, जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल की अध्यक्षता में ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले आई, और बाद में फिर धीरे धीरे ये बाकी दुनिया के जो जुडिशियल प्रोसेस है उस सभी में किसी ना किसी रूप में ये शामिल रही है। तो सबसे पहले तो आप न्यायिक समीक्षा में यही बात लिखिए कि कहां से ये आई थी और भारत में इसकी क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक और बात थी, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन ड्यू प्रोसेस में इनहेरिट है, इसलिए आ गई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का जिक्र किया गया, और जिक्र इसलिए किया गया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फोर फादर्स थे वो ये मानते थे, इस बात को लेके वो एक मत थे कि न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों पर एक उचित प्रतिबंध लगाती है, एक रेशनल बाउंड्री उनके लिए क्रिएट कर देती है कानून की व्याख्या करके। अदरवाइज तो कार्यपालिका और विधायिका तानाशाही हो सकती हैं, अथॉरिटेटिव हो सकती हैं, क्योंकि भारत में कार्यपालिका भी जो है वो विधायी कार्यपालिका है। विधायी कार्यपालिका कैसे है? विधायिका के लोग ही अपने अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं। कार्यपालिका कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं, या कार्यपालिकीय विभागों के अध्यक्ष होते हैं। जैसे मंत्री कौन होता है? अध्यक्ष होता है कार्यपालिका का, अपने एक विभाग का अध्यक्ष होता है, लेकिन वो एक विधायिका का भी सदस्य होता है। एमएलए या एमपी ही मंत्री बन सकते हैं। तो जहां वो कार्यपालिका का अध्यक्ष भी है अपने पर्टिकुलर विभाग का, वो विधायिका का भी सदस्य है। इसलिए यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो कार्यपालिकी विधायिका की है। अगर न्यायपालिका को सक्षम ना बनाया गया तो जो चेक एंड बैलेंसेस की कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में वो नहीं रहेगी। कार्यपालिका और विधायिका ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगी, न्यायपालिका कमजोर हो जाएगी। इसलिए जुडिशियल रिव्यू की कॉन्सेप्ट को लिखित में दिया गया, इनहेरिट करके दिया गया, जिससे एक उचित निर्बंधन, एक ड्यू या रेशनल बाउंडेशन लगी रहे कार्यपालिका और विधायिका के कामों के ऊपर। हाँ ममता जी। सर इससे आर्टिकल 13 से जोड़ सकते हैं? सारे, बिल्कुल कई सारे आर्टिकल से जोड़ सकते हैं। 13 से नहीं, वो सारे आर्टिकल लिखवाऊंगा आपको, केवल 13 नहीं। मेरे हिसाब से लग रहा है कि जहां तक मुझे याद आ पा रहे हैं आर्टिकल 11-12 तो होने चाहिए, है ना। और एक एक को डिफाइन करके बताऊंगा कि देखो इसमें ये है या नहीं है।
11-12 आर्टिकल हैं जिनसे जुडिशियल रिव्यू की कॉन्सेप्ट आती है, ठीक है ना। तो आप फिलहाल तो इसमें लिखिए, न्यायिक समीक्षा की उत्पत्ति का सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हुआ। अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हुआ। संवैधानिक में ब्रैकेट में न्यायिक भी लिख लीजिएगा इसको, है ना, संवैधानिक और ब्रैकेट में न्यायिक, क्योंकि पर्टिकुलर तो न्यायिक है लेकिन ओवरऑल संवैधानिक। न्यायिक व्यवस्था संवैधानिक या न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत हुआ। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू firstly came in the American firstly came in American constitutional ब्रैकेट में जुडिशियल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। इसका सर हिंदी में क्या बताया था आपने ब्रैकेट में? न्यायिक व्यवस्था, ठीक है। और इसमें लिखिए आप अगले पॉइंट में, इसका पहली बार प्रतिपादन या इसका प्रथम बार प्रतिपादन, इसका प्रथम बार प्रतिपादन मारबरी बनाम मेडिसन वाले मामले में, मारबरी बनाम मेडिसन वाले मामले में 1803 में हुआ। मारबरी बनाम मेडिसन वाले मामले में 1803 में हुआ। इट फर्स्टली केम इनटू एग्जिस्टेंस, it firstly came into existence in 1803 in the matter of Marbury versus Madison. Marbury versus Madison. अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल को न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के उद्भव का श्रेय दिया जाता है। न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के उद्भव का श्रेय दिया जाता है। The concept, the evolution of the concept of judicial review, the concept of evolution of judicial review was given by Chief Justice John Marshall of US Supreme Court at that time. अब यहां पर एक नोट करके लिखिए, ठीक है। अमेरिकी संविधान में लिखित रूप में न्यायिक समीक्षा की संकल्पना नहीं पाई जाती। The concept of judicial review is not found in written in American Constitution.
but it inherit in the due process of law. The due process of law, परंतु यह विधि की सम्यक प्रक्रिया में शामिल है। ठीक है, और वहां है सम्यक प्रक्रिया तो आ गई, परंतु यह विधि की सम्यक प्रक्रिया में शामिल है। अब आप अगले पॉइंट से लिखना, नए पैराग्राफ से। परंतु भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना लिखित रूप में पाई जाती है, लिखित रूप में पाई जाती है। बट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन the concept of judicial review found in written ठीक है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की संकल्पना को परिभाषित करते हैं। न्यायिक समीक्षा की संकल्पना को परिभाषित करते हैं। These articles of Indian Constitution inherit the concept of judicial review. ठीक है, कौन कौन सा? पहला तो अनुच्छेद कौन सा है? 13 ही है। सबसे पहले आर्टिकल 13 बताइए, हाँ या ना? जी सर, 32, 226। अब हाँ, अब एक एक करके चलेंगे, है ना। दूसरा लिखिए आर्टिकल 32। अब इसमें आर्टिकल्स में क्या है मैं ये नहीं अभी बताऊंगा, आप आर्टिकल्स लिखते चलिए, फिर देखेंगे इन्हें। बल्कि आप ये होमवर्क भी हो सकता है कि आप आर्टिकल्स खुद देख लें कि इसमें है क्या। वैसे जब हम लोग करेंगे तो इनको करेंगे ही। आर्टिकल 32। अब हम सबसे पहले जुडिशरी में आ जाते हैं। ठीक है, जुडिशरी में भी सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, उसकी शक्तियों में देखते हैं। देखो, संविधान लिखित है, एक संघीय संविधान है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की पहली परिभाषा यही है कि फेडरल सिस्टम की, संघीय व्यवस्था की कि एक लिखित संविधान होगा और वो कठोर होगा, यानी उसमें आसानी से अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। और तीसरी कॉन्सेप्ट उसमें ये आती है कि राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा होगा। देयर वुड बी सेपरेशन ऑफ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा मिलता है। अब केंद्र ने राज्य की शक्ति का उल्लंघन तो नहीं कर लिया और राज्य ने केंद्र की शक्ति का उल्लंघन तो नहीं कर लिया, या केंद्र के दायरे का, अपने दायरे का उल्लंघन तो नहीं कर दिया। ये सब देखने का काम भी न्यायपालिका का है। आर्टिकल 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्य के विवादों में व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। इसका मतलब, और ये इसका मूल क्षेत्राधिकार है, प्राइमरी जुरिसडिक्शन है। 131 में न्यायपालिका का प्राइमरी जुरिसडिक्शन दिया गया है, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट का। हाँ या नहीं बताइए? यस सर। सर और वो प्राइमरी जुरिसडिक्शन भी कहते हैं सर? हाँ, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन भी कहते हैं। और ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में आता क्या है? सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ये कहता है कि जब राज्य और केंद्र के मध्य, दो राज्यों के मध्य किसी प्रकार का झगड़ा हो, तब उसकी व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को होगा। तो आ गया ना रिव्यू। झगड़े का मामला क्या है? कि मान लीजिए राज्य ने कोई कानून बना दिया जो केंद्र की शक्तियों को
हस्तक्षेप करता है, केंद्र के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करता है। जुडिशियल रिव्यू आ गया। तो 131 जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। आया ममता जी समझ में? जी सर। 131 लिखिए, ठीक है। दूसरा 132 लिखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन है उसका। संवैधानिक मामलों की व्याख्या करने का अपीलीय क्षेत्राधिकार, एपेलेट राइट है ये। देखो, संवैधानिक कुछ मामलों में, सारों में नहीं, क्योंकि कुछ ओरिजिनल में भी आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के। संवैधानिक मामलों में सबसे पहले व्याख्या का अधिकार हाई कोर्ट का है, मौलिक अधिकारों में स्पेशली। लेकिन कहीं विशिष्ट व्याख्या का प्रश्न है, संविधान की स्पेशल इंटरप्रिटेशन का कोई मान लीजिए सवाल है, तब फिर वो ट्रांसफर होके सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ही प्राइमरी राइट है फिर संवैधानिक मामलों में व्याख्या करने का। तो ये भी जुडिशियल रिव्यू की ताकत देता है। तो लिखिए 132। तीसरा 133, ये सिविल मामलों में सर्वोच्च अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को व्याख्या का। 134, आपराधिक मामलों में व्याख्या का अधिकार देता है, ठीक है। 135, ठीक है। 135 स्पेशल राइट देता है सुप्रीम कोर्ट को प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में। अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संविधान से लागू पहले के जो कानून हैं, जब उनकी व्याख्या की बात आती है तो ये उसका ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है। याद रखना, ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है या प्राइमरी जुरिसडिक्शन कह देते हैं जिसे। दो मामलों में प्राइमरी जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास में। ध्यान से सुने, ये यूपीएससी में आया है सवाल प्रिलिमिनरी में। एक, जब केंद्र और राज्य के मामलों में कोई बात हो, केंद्र और राज्यों का कोई संबंध हो, कोई झगड़ा हो, कोई और बात हो। और दूसरा प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के बारे में। अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की व्याख्या के कोई प्रश्न है, तब वो सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के पास आएगा। तो दो मामलों में ये उसका ओरिजिनल जुरिसडिक्शन आता है। तो 135 लिख लीजिए। 135 में वो संघीय न्यायालय की तरह काम करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के मामले में। तो सर जिसमें वो प्राइमरी जुरिसडिक्शन रखेगा वो 131 और 135 होंगे। जी। ओके। नेक्स्ट 136। सर फिर ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो गया? स्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव कैसे हो गया? रेट्रोस्पेक्टिव किसे कहते हैं? सर मतलब पहले का जो भी, मतलब जो पहले का कुछ भी नहीं, पहले रेट्रोस्पेक्टिव की परिभाषा सोच के बताइए मुझे। ध्यान से सोचिए उसकी परिभाषा क्या है। यहीं पर दिक्कत है बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको परिभाषा रेट्रोस्पेक्टिव की नहीं पता। देखो, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पूर्व प्रभाव से लागू होना। यानी कोई कानून अगर आज बनाया जाए तब उसे हम लोग पीछे से लागू नहीं कर सकते। यहां तो ये बात ही नहीं है। यहां वो ये कह रहा है कि वो कानून जो संविधान के लागू होने से पहले थे, पहले बन गए थे, वो आज भी चल रहे हैं। उनमें वो जब लागू होंगे उनके बारे में व्याख्या करने का अधिकार, या दूसरा इसमें आच्छादन का अधिकार भी आ जाता है। वो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स भी आ जाती है। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स के अंतर्गत संविधान लागू होने पे मान लीजिए कोई पूर्व विधि जो संविधान लागू के बनने से पहले थी, संविधान आया, वो आच्छादित हो गई, एक्लिप्स आ गया उसके ऊपर। लेकिन मान लीजिए संविधान में कोई ऐसा क्लॉज था जो हटा दिया गया, अमेंडमेंट आ गया उसमें, अब वो उसके कॉन्ट्रावेंशन में नहीं है, तो वो विधि आ जाएगी ऊपर। अब उसकी व्याख्या करने का अधिकार भी किसको होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय को होगा। हुआ क्लियर हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव? यस सर, हो गया। यही समस्या थी और कहीं नहीं थी, बाकी ठीक है। ओके। 135 नेक्स्ट लिखिए 136। इसमें स्पेशल लीव आ जाती है। स्पेशल लीव पिटीशन SLP इसी में आती है 136 में। तो 136, 143
143, 143 में एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है। ये तो हुए सर्वोच्च न्यायालय के। अब उच्च न्यायालय के देखते हैं। उच्च न्यायालय में 226, 32 के जैसा ही है। सर 200 नहीं आएगा, वो जो उसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है उसमें। किसमें, कौन सा? 225 में सर, 225 में क्या है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। सर जुरिस्डिक्शन ऑफ नहीं नहीं, हाई कोर्ट है उसमें। हाँ सर, दोबारा बताओ। जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स। हाँ तो नहीं नहीं, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन थोड़ी है उसका। वो तो ये बताएगा कि कहाँ कहाँ एग्जिस्टेड हाई कोर्ट। जैसे एक राज्य के में एक हाई कोर्ट होगा तो उस राज्य की सीमाओं में वो न्याय प्रदान करने का काम करेगा। ये उसका व्याख्या थोड़ी हो गई है कॉन्स्टिट्यूशन की। वो तो उसका कार्य क्षेत्र बता दिया। 226 लिखिए आप, मौलिक अधिकार सीधे तौर पर, क्योंकि वो उसका प्राइमरी जुरिसडिक्शन है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण हाईकोर्ट का प्राइमरी जुरिसडिक्शन है। आपसे कोई पूछे हाईकोर्ट का प्राइमरी जुरिसडिक्शन, द प्रिजर्वेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसीलिए रिट, हाईकोर्ट की शक्ति रिट के मामले में ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट से। कभी भी कोई पूछे किन मामलों में हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है, दो मामलों में है। एक, 5 रिटों के अलावा भी वो अन्य किसी प्रयोजन के लिए रिट जारी कर सकता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के पास प्रशासनिक क्षेत्राधिकार नहीं है, हाई कोर्ट के पास प्रशासनिक क्षेत्राधिकार भी है। लोअर कोर्ट के प्रशासन से संबंधित मामलों को भी वो देखता है। तो आप इसलिए पहले 226, ठीक है, 227 जो उसे अधीक्षण की शक्ति देता है, बाकी के न्यायाधिकरणों की, ट्राइब्यूनल्स की या लोअर कोर्ट्स की, ठीक है, ये दो आप उसमें रख सकते हैं। 245, 245, देखो 245 सेंट्रल स्टेट रिलेशन से आ जाता है और वो ये कहता है कि केंद्र संपूर्ण भारत के स्तर पर विधि बना सकता है और राज्य अपने राज्य क्षेत्र के स्तर पर विधि बना सकता है। तो ये क्षेत्रीय सीमा तय करता है। इसका मतलब राज्य केंद्र की विधि, केंद्र के क्षेत्र में विधि नहीं बना सकता और अपनी जो दायरा है उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसकी व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, जो कि 131 के अंतर्गत आ गया है। तो आप अब 245, 246, 246, 246 में क्या है? तीनों सूचियां दी गई है ना, स्टेट लिस्ट, हाँ, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तीनों लिस्ट दे दी गई। तो वो क्लियर डिवीजन ऑफ पावर हो गया है ना। अब उसकी व्याख्या भी कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। रिव्यू आ जाता है यहां से। नेक्स्ट इसमें लिखिए 251, 251 और 254, ये दोनों ये बताते हैं, इसको जरा सा लिख लीजिए आप, इसके आगे लिख लीजिए 251 और 254 में ये बताते हैं कि यदि केंद्र के कानून और राज्य के कानून में, यानी केंद्र के द्वारा बनाई गई विधि में और राज्य के द्वारा बनाई गई विधि में कोई हस्तक्षेप होता है, आपस में कोई कॉन्ट्रावेंशन है, तब केंद्र की विधि मानी जाएगी, है ना। तो आप इसको लिख लीजिए। यदि केंद्र द्वारा बनाई गई विधि एवं राज्य द्वारा बनाई गई विधि में एवं राज्य द्वारा बनाई गई विधि में टकराव की स्थिति है, टकराव की स्थिति है, तब केंद्र की विधि लागू होगी, तब केंद्र की विधि लागू होगी। इफ देयर इज डिस्प्यूट, ये कॉन्ट्राडिक्शन लिखिए, इफ देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन
डिस्प्यूट की जगह सही वर्ड है कॉन्ट्राडिक्शन। इफ देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन सेंट्रल लॉ and the law of state and the law of state, then central law would be prevailed। ठीक है सर हाँ सर ये बता दीजिए, जो हमने आर्टिकल लिखे हैं इसमें हमें कैसे पता चल रहा है कि कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इनहेरिटेड है? सर कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि 225 में है सर ओरिजिनल जुडिक्शन, अभी पढ़ा था मैंने। अच्छा, क्या पढ़ा था आपने उसमें? सर बस यही पढ़ा पहले था मैं कि रुको रुको, पहले मैं एक और लिखवा दूं, उसके बाद आपको कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे। मैं अभी समझाता हूं उसे, जैसे मैं बताऊं ऐसे समझना, अपना दिमाग मत चलाना। अपना चलाओगी तो कंफ्यूजन होगा। ये मान के चलना कि मैं गलत हूं, और ये मान के चलना कि जो मैं बोल रहा हूं उसको एज इट इज समझना है, जैसे जैसे मैं समझाऊं तो समझ में आ जाएगा वो, है ना। कंफ्यूजन तब होता है जब हम क्लैरिटी में किसी चीज को ना समझ पाए, तब कंफ्यूजन आता है। अगर आप ये मान के चलते रहोगे ना मैं सही हूं, तो वो कंफ्यूजन निकलेगा नहीं, क्योंकि ये मान के चलिए साइकोलॉजिकल है, इसलिए उसको समझने का तरीका बता रहा हूं मैं, अभी समझाऊंगा। पहले लिखो इसमें 372 आर्टिकल 372। देखो 372 में वही प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के बारे में बात कही गई है, कि वो लॉज के बारे में बताया गया है जो संविधान से पहले थे और वो लगातार बने हुए हैं। तो इनकी व्याख्या करने का अधिकार भी किसको गया है? सुप्रीम कोर्ट को गया है, सर्वोच्च न्यायालय को गया है। तो वहां से भी जुडिशियल रिव्यू की कॉन्सेप्ट आ जाती है कि अगर इनके मामले में कोई बदलाव करना होगा तो उसकी व्याख्या फिर सर्वोच्च न्यायालय करेगा, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत वो आ जाएगी। ठीक है, हाँ। अब मुझे हमेशा ये बताओ कि 225 में क्या है। देखो जुडिशियल रिव्यू को पहले समझो। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि जब सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय, उच्च न्यायालय संविधान की या विधि की व्याख्या कर रहे हूं, इसको हम लोग न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। अब मुझे ये पढ़ के बताओ 225 में विधि की व्याख्या हो रही है क्या? क्या हो रहा है 225 में? सर उसमें तो रेवेन्यू मैटर से रिलेटेड है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और सर इलेक्शन पिटिशंस वगैरह इससे रिलेटेड है। मेरा ये डिस्कनेक्ट हो गया, इसे कनेक्ट करो। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर बहुत कम आ रही है। हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? वो डिस्कनेक्ट हो गया था। यस यस सर। जी सर। हाँ, क्या क्या है 225 को पढ़ के बताओ। सर उसमें रेवेन्यू मैटर्स से रिलेटेड है और इलेक्शन रिलेटेड पिटिशन। नहीं, रिलेटेड नहीं, उसे आर्टिकल को पढ़ो। आर्टिकल है तुम्हारे पास और संविधान है तुम्हारे पास। सर मेरे पास बुक में, सर बुक अभी लेके आनी पड़ेगी। देखो ये तुम अब इतनी बड़ी बात नहीं है, जो तुम रेवेन्यू की बात सब कर रहे हो ना, कुछ भी नहीं है उसमें। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट है। मैं यही तो कह रहा हूं कि बिना आधार के नहीं। देखो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स है 225 में, और उसमें एग्जिस्टिंग ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट का मतलब ये है कि एक हाई कोर्ट की जो पावर होगी, जुडिशियल पावर होगी, वो उस राज्य के दायरे के अंतर्गत होगी जहां पर वो एग्जिस्ट करता है, या फिर विधि द्वारा उसे जिन राज्यों को या जिन क्षेत्रों को जुडिशियल लेवल पर डिफाइन करने की शक्ति प्राप्त हो। इसीलिए एक हाई कोर्ट एक राज्य से अधिक के ऊपर भी काम करता है। जनरली एक राज्य में एक हाई कोर्ट तो होता ही है, लेकिन कई
हाई कोर्ट ऐसे हैं जो एक से ज्यादा राज्यों के ऊपर भी अपना जुरिडिक्शन उनका है। 225 में यही बताया गया है। ये उसका इनके ऊपर ओरिजिनल जुरिडिक्शन उसका लागू होगा। ठीक है, उस एरिया में वो न्याय की व्याख्या करेगा, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन करेगा उस पर्टिकुलर एरिया में। सर फिर हमने सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन को क्यों कंसिडर किया है फिर? क्योंकि उसमें देखो, उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन है संवैधानिक मामलों में, जब कोई व्याख्या हो, संवैधानिक मामलों की व्याख्या हो। क्षेत्राधिकार नहीं बताया गया उसका। क्षेत्राधिकार का मतलब यहां पर यह है कि एक तो एरिया हो गया उसका, एरिया से संबंधित हो गया उसका, एक एरिया कहां पर काम करेगा। अच्छा, एक मामलों में तो है उसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन, हाँ, इसमें एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट का, वो ठीक है। रिवेन्यू वाले मामलों में, कुछ रिवेन्यू वाले मामलों में, बोर्ड के रिवेन्यू कोड के वाले मामले में, रिवेन्यू कोड के मामले में उसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन है जिसकी तुम बात कर रही हो। ठीक है, लेकिन रिवेन्यू कोड एक लोकल लॉ है, ना कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, रेवेन्यू कोड एक लोकल लॉ है, उसका इंटरप्रिटेशन करने का अंतिम अधिकार उसके पास है, उसकी इंटरप्रिटेशन का ओरिजिनल जुरिडिक्शन, अंतिम नहीं, ओरिजिनल जुरिडिक्शन उसके पास है रेवेन्यू कोड का। इसीलिए स्टेट के लेवल पर जो रेवेन्यू के मामले होते हैं उनको कोई हाई कोर्ट सुनता है, जैसे पहले एसडीएम, फिर डीएम, फिर कमिश्नर, फिर बोर्ड, रेवेन्यू बोर्ड, और उसके बाद फिर हाई कोर्ट। रेवेन्यू कोड के मामले में उसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन आता है, लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की तो व्याख्या नहीं हो रही ना। नो सर। ये है 225 में, एक तो उसका क्षेत्राधिकार बता दिया गया, एक वो रेवेन्यू कोड के वाले मामले। चलिए इसको इतना कर रहे थे क्योंकि फिर सर की क्लास का टाइम हो गया। आप लोगों को शायद जाना होगा, अब तो बारिश भी हो रही है, मुझे नहीं लग रहा कि इति अब कैसे जाओगी वहां पे, मतलब जाओगी बाइक से? चलो खैर, जो भी है आप देख लीजिए, कोई क्वेरी है किसी की पूछ लीजिए, यहाँ तक रखते हैं। 25 आर्टिकल जो हमेशा मैम बोल रही है उसका प्रोविजन एक बार मैं पढ़ देती हूँ, आप थोड़ा सा समझा दीजिए। मैं इसे कल समझा दूंगा अब आपको, क्योंकि अब तो लोग चले गए होंगे तो चले जाएंगे, अब उसको समझाने में क्या फायदा। प्रोविजियो मेरे पास है उसका, मेरे पास है आर्टिकल, वो कॉन्स्टिट्यूशन है मेरे पास, तो उसमें ये मैं दो ही चीजें देख पा रहा हूँ। सर पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि रेवेन्यू पे एप्लीकेबल नहीं होगा। shall no longer apply to the exercise of such jurisdiction। देखता हूं मैं इसको क्या है इसमें, एक बार जुरिडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स में देखता हूं मैं। हाँ ममता जी। नहीं होगा इसमें। हाँ सर जी। सर नमस्ते सर, आर्टिकल 141 भी तो होगा सर जुडिशियल रिव्यू में सर, क्योंकि इसके द्वारा बनाई गई घोषित विधियां सभी न्यायालयों पर आबदकारी होगी। वो कैसे होगा रिव्यू में? क्योंकि सर सुप्रीम कोर्ट जो भी इसमें नियम सर, इसमें ये बताओ, रिव्यू में क्या आता है? रिव्यू में किसी विधि की व्याख्या आती है ना, न्यायालय के ऊपर किसी विधियों का बाध्यकारी होना, इसमें कहीं विधि की व्याख्या आ रही है? सर मतलब ये विधि तो बनाएगी सर सुप्रीम कोर्ट ही, लेकिन जो ये मतलब विधि सुप्रीम कोर्ट क्यों बनाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट का काम है विधि बनाने का? जी सर, सर संसद का सर। आबद्धकारी विधियां इसलिए हैं क्योंकि वो कोर्ट ऑन रिकॉर्ड है, और कोर्ट ऑन रिकॉर्ड इसलिए है क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ को संरक्षित करने का काम करता है, प्रिजर्व करने का काम करता है। इसलिए जब वो लॉ की व्याख्या करता है तब वो एक लॉ के रूप में होती है, वो भी एक लॉ होता है। इसलिए केस जो केस लॉ होते हैं तो वो बाकियों के लिए प्रेसिडेंट का काम करते हैं।
इसलिए वो बाकियों के ऊपर आबद्धकारी हैं। लेकिन इसके लिए तो जुडिशियल रिव्यू नहीं है ना कहीं पर भी, जुडिशियल रिव्यू तो यहां से नहीं आता। जुडिशियल रिव्यू को आप ध्यान से समझिए, जुडिशियल रिव्यू किसी विधि की व्याख्या करना है बेसिकली। तो वो सभी आर्टिकल जिसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विधि की व्याख्या का प्रश्न है, वो सभी जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को रिव्यू की शक्ति देते हैं। राज्य के मामले में हाई कोर्ट के पास और सेंटर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास, दोनों के कुछ कुछ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन दे दिए गए, वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन शामिल हो जाएंगे उसमें। सुप्रीम कोर्ट का तो सारा ही ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू से रिलेटेड है, तो इसलिए सारा ही आ जाता है उसमें। हाई कोर्ट का मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो मौलिक अधिकारों का भी आ जाता है उसमें हाई कोर्ट का। और बाकी तीसरा फेडरल जो रिलेशन है, संघीय संबंध जो है, राज्य और केंद्र के जो संबंध हैं, उनकी व्याख्या करने का अधिकार भी इन लोगों का ही है, या तो हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का है। तो बेसिकली केंद्र और राज्य के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट का ही है, तो उसमें आ जाएगा, है ना। और सर आर्टिकल 129 वो आएगा सर, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? नहीं, वो क्यों आएगा, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो क्यों आएगा कोर्ट ऑन रिकॉर्ड? वो व्याख्या नहीं हो रही उसमें लॉ की, वो इसलिए नहीं आएगा। रूल ऑफ लॉ का संरक्षण करने का जो काम है, संरक्षण करने का काम है उसका, व्याख्या करने का काम, संरक्षण करने का काम। तो जब वो विधि की व्याख्या करता है, तो जिस तरीके से जो उसने विधि की व्याख्या की, वो विधि की व्याख्या बाकी, क्योंकि वो भी एक विधि के रूप में होती है, विधि की व्याख्या भी एक विधि के रूप में होती है यदि सर्वोच्च न्यायालय किसी व्याख्या को करता है, तब ऐसे में वो विधि की व्याख्या बाकी के न्यायालयों के ऊपर आबद्धकारी होती है। ये रूल ऑफ लॉ की कॉन्सेप्ट से है। रिव्यू तो इसमें नहीं आया, तो कोर्ट ऑन रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसीलिए कोर्ट ऑन रिकॉर्ड है वो, ठीक है। कोर्ट ऑन रिकॉर्ड की कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ से आती है, जुडिशियल रिव्यू से नहीं आती, जुडिशियल रिव्यू से नहीं जुड़ी हुई वो। ओके सर। चलो ठीक है, यहाँ तक रखते हैं।